कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है एडवांसेस इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ कास्टर क्रॉप, अरंडी की फसल में संकर बीज उत्पादन में आधुनिकताएं। तो इसमें सबसे पहले परिचय या इंट्रोडक्शन की बात करें तो अरंडी या कास्टर के पौधे में स्त्री पूर्वता पाई जाती है, यानी प्रोटोगाइनी जो कंडीशन है वो पाई जाती है। इसी वजह से अरंडी में परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन होता है और अरंडी या कास्टर क्या है, एक परपरागित फसल या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो इसमें जो परागण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, वायु के द्वारा, यानी इसमें एनिमोफिली हमें देखने को मिलती है। अरंडी या कास्टर की बात करें तो इसमें पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस को रेसीम कहा जाता है, तो रेसीम पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस इसमें होता है। अगर हम अरेंजमेंट की बात करें या व्यवस्था की बात करें तो इसके आधार पर जो रेसीम है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहला है प्राथमिक रेसीम या जिसको प्राइमरी रेसीम भी बोलते हैं। तो ये जो मेन स्टेम होता है या मुख्य तना होता है उसके बिल्कुल एपेक्स पर या शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है या उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको P अक्षर से दर्शाते हैं, डायग्राम के अंदर हम लोग देखेंगे तो P लेटर से इसको शो किया जाता है। दूसरा है द्वितीयक रेसीम या सेकेंडरी रेसीम इसको बोलते हैं। ये कहां पर उपस्थित होता है, जो मुख्य तना है या मेन स्टेम है उसके ऊपर जो सबसे पहली शाखा निकलती है या प्रथम शाखा जो निकलती है उन शाखाओं के शीर्ष पर या एपेक्स पर ये प्रोड्यूस होते हैं या उत्पन्न होते हैं। और इनको डायग्राम के अंदर हम लोग S1, S2 आदि जो लेटर्स हैं या अक्षर हैं उनसे दर्शाते हैं। तीसरा है तृतीयक रेसीम या टर्शरी रेसीम। ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो जो प्रथम शाखाएं या प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर द्वितीयक शाखाएं उत्पन्न होती हैं या सेकेंडरी जो ब्रांचेस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। उनके शीर्ष पर या उनके एपेक्स पर ये उत्पन्न होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। इनको हम लोग T1, T2 आदि जो लेटर्स हैं या अक्षर हैं उनके द्वारा डायग्राम के अंदर इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं ये इसका मुख्य तना है या मेन स्टेम है। इसके बिल्कुल शीर्ष पर जो पुष्पक्रम या रेसीम उपस्थित होगा उसको प्राइमरी रेसीम या प्राथमिक जो रेसीम है कहेंगे। ठीक है, इसको P लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे P का मतलब है प्राइमरी रेसीम। उसके बाद जो मेन स्टेम है या मुख्य तना है उसके ऊपर सबसे पहले उत्पन्न होने वाली जो शाखाएं हैं ये आपको दिख रही होंगी। इन शाखाओं को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ब्रांच या प्राइमरी ब्रांच या प्राथमिक शाखा इसको बोलते हैं। तो इस प्राथमिक शाखा के बिल्कुल शीर्ष पर जो रेसीम उपस्थित होता है उसको सेकेंडरी रेसीम कहा जाता है और इसको S लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा S1 और ये हो जाएगा S2। उसके बाद जो फर्स्ट ब्रांच या प्राथमिक शाखाएं हैं इनके ऊपर द्वितीयक शाखाएं उत्पन्न होती हैं या सेकेंडरी ब्रांच जो है वो विकसित होती है या डेवलप होती है। इन सेकेंडरी ब्रांचेस के शीर्ष पर रेसीम उपस्थित होता है जिसको हम लोग टर्शरी रेसीम कहते हैं और इनको T1, T2 आदि लेटर से या अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है। तो ये है भी इसकी अरेंजमेंट रेसीम्स की, अरेंजमेंट ऑफ रेसीम्स या रेसीमों की व्यवस्था। उसके बाद अगर हम फ्लावर के टाइप के बेस पर या पुष्पों के प्रकार के आधार पर रेसीम जो है उसको देखें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोशियस रेसीम या जिसको द्विलिंगाश्रयी रेसीम भी बोलते हैं। तो जब नर व मादा पुष्प यानी मेल एंड फीमेल जो फ्लावर्स हैं दोनों के दोनों एक ही रेसीम के अंदर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो इस प्रकार का जो रेसीम है उसको द्विलिंगाश्रयी रेसीम या मोनोशियस रेसीम कहते हैं। अब इस मोनोशियस रेसीम्स में से जो अपर या ऊपरी 30 से 50% भाग होता है उसमें मादा पुष्प या फीमेल फ्लावर्स पाए जाते हैं, जबकि नीचे का 50 से 70% जो पार्ट होता है या 50 से 70% जो भाग होता है उसमें मेल फ्लावर्स या नर पुष्प पाए जाते हैं। तो इसको डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो भी ये इसका रेसीम है और इस रेसीम में ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे देख सकते हो आप मादा पुष्प है या फीमेल फ्लावर्स हैं और जो नीचे वाला पार्ट है इसके अंदर नर पुष्प या मेल फ्लावर्स हैं और ये इसकी पर्ण या लीफ है। तो ये है इसका मोनोशियस रेसीम या द्विलिंगाश्रयी रेसीम। इस रेसीम पर यानी जो मोनोशियस रेसीम या द्विलिंगाश्रयी रेसीम है इसके ऊपर एनवायरनमेंट या वातावरण का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण इसको किस प्रकार से प्रभावित करता है तो वो हम लोग देख लेते हैं। शीत ऋतु के अंदर यानी विंटर सीजन के अंदर जब टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, तापमान जो है वो लगभग 2-3 डिग्री रहता है या 0 डिग्री रहता है, ठीक है, तो उस समय जो
मोनोइशियस रेसीम है या द्विलिंगाश्रयी रेसीम है, उसके अंदर जो फीमेल फ्लावर्स हैं या मादा पुष्प हैं उनका प्रतिशत अधिक होता है, जबकि नर पुष्पों का प्रतिशत कम होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो डायग्राम के अंदर विंटर सीजन या शीत ऋतु में फीमेल फ्लावर्स का जो नंबर है यानी मादा पुष्पों की जो संख्या है वो अधिक होती है, जबकि नर पुष्प यानी मेल फ्लावर्स जो है उनकी संख्या कम होती है। दूसरा, अगर हम ग्रीष्म ऋतु यानी कि बात करें अगर समर सीजन की व वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन की, तो इन दोनों सीजन्स या ऋतुओं में जो द्विलिंगाश्रयी रसीम है या मोनोइशियस रसीम है उसमें नर पुष्पों का जो प्रतिशत है या मेल फ्लावर्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु में फीमेल फ्लावर्स या मादा पुष्प कम होते हैं, जबकि नर पुष्प या मेल फ्लावर्स संख्या में अधिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रसीम जो है इसके ऊपर या हम कह सकते हैं कि जो द्विलिंगाश्रयी रसीम है या मोनोइशियस रसीम है उसके ऊपर पोषण व आयु का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, उसकी एज क्या है, वो यंग है या ओल्ड है, इसका भी जो मोनोइशियस रसीम है उसके ऊपर इफेक्ट या प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो हम लोग देखते हैं। अगर तरुण पौधे हैं यानी यंग प्लांट्स हैं और उनको पोषण अधिक मिल जाए, है ना, उनका न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाए उनको, तो ऐसा होने पर जो मोनोइशियस रेसीम होगा उसमें मादा पुष्पों का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है, यानी फीमेल फ्लावर्स का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यंग प्लांट्स हाई न्यूट्रिशन, तरुण पौधे हैं, अधिक पोषण मिल रहा है, तो फीमेल फ्लावर्स या मादा पुष्पों की संख्या अधिक हो जाएगी, जबकि नर पुष्प या मेल फ्लावर्स की जो संख्या है वो कम रह जाएगी। दूसरी तरफ अगर परिपक्व पौधे हैं, ठीक है, यानी जो मैच्योर प्लांट्स हैं, ओल्ड प्लांट्स हैं, उनको न्यूट्रिशन कम मिले या पोषण जो है वो कम मिले, तो नर पुष्पों का जो प्रतिशत है या मेल फ्लावर्स का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है। डायग्राम देख सकते हो, ओल्ड प्लांट्स लो न्यूट्रिशन, परिपक्व पौधे हैं, इनको कम पोषण मिल रहा है, तो फीमेल फ्लावर्स का जो नंबर है या संख्या है वो कम हो जाएगी, जबकि मेल फ्लावर्स यानी नर पुष्पों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद दूसरा टाइप आता है पिस्टिलेट रेसीम, या इसको मादा रेसीम भी बोल देते हैं क्योंकि इसके अंदर केवल मादा पुष्प ही होते हैं। तो जब रेसीम में केवल मादा पुष्प या फीमेल फ्लावर्स ही पाए जाते हैं, नर पुष्पों का इसमें पूर्णतया अभाव होता है या मेल फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, तो इस प्रकार का जो रेसीम है वो क्या कहलाता है, मादा रेसीम या पिस्टिलेट रेसीम इसको बोल देते हैं, या फीमेल रेसीम भी बोलते हैं इसको। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये इसका रेसीम है और इसके अंदर आपको केवल मादा पुष्प या फीमेल फ्लावर्स ही दिख रहे होंगे, नर पुष्प या मेल फ्लावर्स का इसमें पूर्णतया अभाव होता है या एब्सेंट होते हैं, और ये इसकी लीफ या पर्ण हो जाएगी। तो ये है भी इसकी पिस्टिलेट रेसीम। अब एक खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अरंडी का जो पौधा है या कास्टर का जो प्लांट है वो द्विलिंगाश्रयी होगा यानी मोनोइशियस होगा, या फिर मादा होगा यानी पिस्टिलेट या फीमेल प्लांट होगा। ये किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो दो कारकों के द्वारा या फैक्टर्स के द्वारा निर्धारित होता है। एक तो है जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप प्लांट का कैसा है, और दूसरा है वातावरण यानी एनवायरनमेंट जो है वो भी इसको डिसाइड करता है या निर्धारित करता है। संकर बीज का जब हम उत्पादन करते हैं या हाइब्रिड सीड का जब हम प्रोडक्शन करते हैं, तो जो द्विलिंगाश्रयी रेसीम वाले पौधे होते हैं या मोनोइशियस रेसीम वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको नर जनक के रूप में यानी कि मेल पेरेंट के रूप में यूज किया जाता है, तथा जो पिस्टिलेट रेसीम वाले पौधे होते हैं, ठीक है, पिस्टिलेट रेसीम वाले जो प्लांट्स हैं उनको मादा जनक के रूप में या फीमेल पेरेंट के रूप में यूज किया जाता है संकर बीज उत्पादन या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पिस्टिलेट क्रियाविधि की, या पिस्टिलेट मैकेनिज्म भी इसको बोल देते हैं। तो अरंडी के अंदर पिस्टिलेट रेसीम वाले जो पौधे हैं वो किस प्रकार से बनेंगे, इसके निर्धारण की जो प्रक्रिया है या इसके डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग पिस्टिलेट क्रियाविधि कह देते हैं। ठीक है, इसमें 3 तंत्रों का या 3 सिस्टम्स जो है इसमें यूज किए जाते हैं। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, एन टाइप सिस्टम, एस टाइप सिस्टम और NES टाइप सिस्टम। तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एन टाइप सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जीन प्रारूप है या जीनोटाइप होता है पौधे का, उसके द्वारा पिस्टिलेट वंशक्रम या पिस्टिलेट लाइन जो है उसका डिटर्मिनेशन या निर्धारण किया जाता है। तो इसमें एक अप्रभावी युग्म विकल्पी या एक रिसेसिव एलिल होता है जिसको स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, वो पिस्टिलेट रेसीम निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, अगर जीनोटाइप कैपिटल N आ जाए और या फिर कैपिटल N स्मॉल n आ जाए तो पौधा जो है वो कैसा होगा, मोनोइशियस प्लांट होगा या द्विलिंगाश्रयी पौधे होगा। अगर जीनोटाइप स्मॉल n आ जाए केवल तभी पौधा पिस्टिलेट होगा या मादा पौधा होगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल n क्या है, अप्रभावी है
या रिसेसिव है, तो इसका मतलब ये अपनी होमोजाइगस अवस्था के अंदर ही अपना लक्षण प्रकट कर सकता है। तो स्मॉल एन जब साथ साथ होंगे तभी पिस्टिलेट प्लांट्स या मादा पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। अब अनुरक्षण की बात कर लेते हैं या मेंटेनेंस की। तो पिस्टिलेट जो वंशक्रम है उसके अनुरक्षण के लिए पिस्टिलेट पौधे जो हैं उनका या पिस्टिलेट जो प्लांट्स होते हैं उनका क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ? विषम युग्मजी द्विलिंगाश्रयी पौधों से, है ना। हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए और मोनेशियस प्लांट्स होने चाहिए, उनके साथ क्रॉस करवाया जाता है। इसके फलस्वरूप होगा कि अभी 50% जो प्लांट्स हमें प्राप्त होंगे वो पिस्टिलेट होंगे और बाकी के जो 50% हैं वो मोनेशियस या द्विलिंगाश्रयी पौधे होते हैं। ठीक है। अब संकर बीज का जब हम उत्पादन करते हैं तो उस दौरान इन 50% जो द्विलिंगाश्रयी पौधे होते हैं या मोनोइशियस प्लांट्स होते हैं उनको पुष्पन से पहले ही या बिफोर फ्लावरिंग ही रोगिंग करके हटा दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी पिस्टिलेट प्लांट है, स्मॉल एन इसका जीनोटाइप है, इसका क्रॉस करवाएंगे हेट्रोजाइगस मोनोइशियस प्लांट के साथ। तो ये विषम युग्मजी है, कैपिटल एन स्मॉल एन इसका जीनोटाइप है तो विषम युग्मजी हो गया, इनका क्रॉस करवाएंगे तो 50% कैपिटल एन स्मॉल एन यानी कि मोनोइशियस प्लांट्स प्राप्त होंगे और 50% जो है स्मॉल एन यानी कि पिस्टिलेट प्लांट्स प्राप्त होंगे। अब इन पिस्टिलेट प्लांट्स का हमें अनुरक्षण करना है तो इनको बचाना है तो क्या करेंगे? जब हम हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करेंगे या संकर बीज का उत्पादन करेंगे तो उस दौरान जो मादा पंक्ति होगी या फीमेल रो होगी उनको पुष्पन से पहले ही उसमें रोगिंग की जाती है। और इसमें दो तरह के पौधे होंगे मादा पंक्ति के अंदर, एक तो पिस्टिलेट प्लांट्स और दूसरे मोनोशियस प्लांट्स। अब जो पिस्टिलेट प्लांट्स हैं उनको हम लोग नर जनक की तरह मादा जनक की तरह यूज करेंगे। तो मादा जनक की तरह अगर अपने इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब मोनोशियस प्लांट्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो इनको रिमूव कर दिया जाता है बिफोर फ्लावरिंग, पुष्पन से पहले ही इनको रोगिंग के द्वारा हटा दिया जाता है। दूसरा है एस टाइप सिस्टम। इसको हम लोग सेक्स रिवर्सल वेरिएंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको इजराइल के अंदर डेवलप किया गया था या विकसित किया गया था। इसमें एक पिस्टिलेट वंशक्रम में केवल 50 से 70% पौधे ही पिस्टिलेट आते हैं, बाकी के जो 30 से 50% पौधे हैं वो मोनोइशियस या हम कह सकते हैं कि द्विलिंगाश्रयी होते हैं। ठीक है। तो पिस्टिलेट पौधे विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, जो पिस्टिलेट प्लांट्स हैं वो डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस के अंदर द्विलिंगाश्रयी पौधों में प्रत्यावर्तित हो जाते हैं, है ना। वो मोनोइशियस प्लांट्स के अंदर उनका रिवर्जन हो जाता है या प्रत्यावर्तन हो जाता है। ठीक है। ये होता है एस टाइप सिस्टम के अंदर। तो पिस्टिलेट प्लांट्स डेवलपमेंट की या विकास की विभिन्न अवस्थाओं में इनका रिवर्जन होता है और पिस्टिलेट प्लांट्स जो हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? मोनोइशियस प्लांट्स के अंदर। ठीक है। यानी मादा पौधे तो इस मादा जो पुष्प हैं वो तो इसमें होते ही होते हैं रैसीम के अंदर, नर पुष्प भी जब विकसित हो जाएंगे मादा पुष्पों के साथ साथ तो वो मोनोइशियस प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो प्रत्यावर्तन है या रिवर्जन है वो 3 तरह का हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्जन, सेकंड ऑर्डर रिवर्जन और थर्ड ऑर्डर रिवर्जन, या प्रथम क्रम प्रत्यावर्तन, द्वितीय क्रम प्रत्यावर्तन और तृतीय क्रम प्रत्यावर्तन। अगर हम पहले 2 प्रत्यावर्तन या रिवर्जन्स की बात करें, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर जो रिवर्जन है या प्रथम व द्वितीय क्रम का जो प्रत्यावर्तन है उसमें 30 से 40% जो पौधे हैं वो द्विलिंगाश्रयी हो जाते हैं या मोनोइशियस हो जाते हैं, जिन्हें रोगिंग के द्वारा हम लोग हटा देते हैं। जो तृतीय क्रम का प्रत्यावर्तन होता है या थर्ड ऑर्डर का जो रिवर्जन होता है उसमें बहुत ही कम पौधे द्विलिंगाश्रयी होते हैं, या हम कह सकते हैं केवल 10% पौधे ही द्विलिंगाश्रयी हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जो बाद के प्रत्यावर्तन है यानी कि जो थर्ड रिवर्जन है, थर्ड ऑर्डर का जो रिवर्जन है या प्रत्यावर्तन है, इसमें 90% पौधे पिस्टिलेट होते हैं। इसीलिए जब हम हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करते हैं या संकर बीज का उत्पादन करते हैं तो मादा जनक के रूप में या फीमेल पेरेंट के रूप में उपयोग के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है। तो जो 10% द्विलिंगाश्रयी पौधे होते हैं या 10% जो मोनोइशियस प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग रोगिंग करके हटा देते हैं और इसको फीमेल पेरेंट की तरह या मादा जनक की तरह यूज कर लेते हैं। तीसरा है NES टाइप सिस्टम। ठीक है। इसको एनवायरमेंटल सेंसिटिव एन सिस्टम भी कहा जाता है। E का मतलब एनवायरमेंट, S का मतलब सेंसिटिव और N जो है वो N टाइप है। तो ये वातावरण संवेदी N वंशक्रम होते हैं। इसका मतलब वातावरण का N वंशक्रमों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका नाम NES टाइप सिस्टम रखा गया है। पुष्पन के समय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, अगर जो तापमान है
ठीक है, वो निर्धारित करता है किसको, कि जो पौधे हैं वो पिस्टिलेट होंगे या द्विलिंगाश्रयी यानी कि मोनोइशियस होंगे। ठीक है, तो तापमान या टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो 100% पौधे कैसे होते हैं, पिस्टिलेट होते हैं। और अगर तापमान या टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो 100% पौधे कैसे होंगे, द्विलिंगाश्रयी या मोनोइशियस होंगे। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्लावरिंग, पुष्पन के समय अगर तापमान अगर लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो ये कब होगा भी, विंटर सीजन के अंदर यानी कि शीत ऋतु के अंदर। तो 100% पौधे कैसे होंगे, पिस्टिलेट होंगे। ठीक है, और अगर तापमान मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान है, तो ये कब होगा, समर सीजन के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। तो इस वातावरण के अंदर जो पौधे हैं वो 100% कैसे होंगे, मोनोइशियस होंगे यानी कि द्विलिंगाश्रयी होंगे। अनुरक्षण या मेंटेनेंस की बात करें तो इसके लिए ग्रीष्म ऋतु के अंदर इनको उगाया जाता है, यानी कि जो समर सीजन है उसमें इनको ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो समर सीजन अर्थात खरीफ फसल के रूप में इनको ग्रो करवाते हैं। और पृथक्करण या आइसोलेशन कितना रखा जाता है, 300 मीटर का आइसोलेशन अदर फील्ड या अन्य खेतों से रखना है, और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन या गुणन जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार इसका अनुरक्षण हो जाता है। जो रोगिंग हम लोग करते हैं वो केवल और केवल ऑफ टाइप जो प्लांट्स होते हैं या ऑफ प्रकार के जो पौधे होते हैं, यानी कि जिनके लक्षण किस्म के लक्षणों से मैच नहीं करते हैं, उनको हटाते हैं, तो उनके लिए ही केवल रॉगिंग की जाती है। ये जो सिस्टम है NES टाइप का जो सिस्टम है, ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए सनफ्लावर में जो कास्टर है या अरंडी है उसमें संकर बीज उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है, या उसको सुइटेबल मानते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। अब कौन से सिस्टम के उपयोग से कौन से हाइब्रिड डेवलप किए गए हैं, और इन हाइब्रिड्स को डेवलप करने के लिए कौन से मेल एंड फीमेल पेरेंट को यूज किया गया है, इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं और मेन एग्जाम के अंदर भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले N टाइप सिस्टम का यूज करते हुए अरंडी के अंदर सबसे पहले संकर विकसित किया गया था। तो फर्स्ट कास्टर का जो हाइब्रिड है वो कौन सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि प्रथम अरंडी संकर कौन सा है। तो GCH3 को विकसित किया गया था। इसके लिए फीमेल पेरेंट यानी मादा जन के रूप में TSP10R को यूज किया गया था किस्म को, और मेल पेरेंट के रूप में JI15 किस्म या वैरायटी को यूज किया गया था। उसके बाद S टाइप सिस्टम का यूज करते हुए गाउच1 संकर को विकसित किया गया। इसके लिए फीमेल पेरेंट VP1 वैरायटी थी कास्टर की, और मेल पेरेंट के रूप में V19 वैरायटी जो थी इसको यूज किया गया था। उसके बाद फिर S टाइप सिस्टम का यूज करते हुए GCH2 संकर या हाइब्रिड को डेवलप किया गया। इसके लिए फीमेल पेरेंट के रूप में VP1 का यूज किया गया था, और मेल पेरेंट के रूप में JI35 जो वैरायटी है कास्टर की उसको यूज किया गया था। उसके बाद S टाइप सिस्टम को यूज करते हुए एक और संकर या हाइब्रिड डेवलप किया गया GCH4। ठीक है, तो इसमें फीमेल पेरेंट के रूप में VP1 वैरायटी का यूज किया गया कास्टर की, और मेल पेरेंट या नर जनक के रूप में इसमें 48-1 जो मेल वैरायटी है या किस्म है अरंडी की उसको यूज किया गया। उसके बाद लास्ट आता है NES सिस्टम का यूज करते हुए TMVCH1 नाम का एक संकर या हाइब्रिड डेवलप किया गया था, जिसका फीमेल पेरेंट या मादा जनक था LRES17 वैरायटी ऑफ कास्टर या अरंडी की, और मेल पेरेंट या नर जनक के रूप में यूज किया गया था TMV5 वैरायटी किसकी, अरंडी या कास्टर की, इसको यूज किया गया था। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन या कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो शीत ऋतु में या विंटर सीजन में अर्थात रबी फसल के रूप में अरंडी की फसल को उगाया जाता है या कास्टर की क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है, और हाइब्रिड सीड का जो प्रोडक्शन है या संकर बीज का जो उत्पादन है वो किया जाता है। इसमें पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखनी है, तो अरंडी की जो अन्य किस्में या संकर होते हैं या अदर वैरायटीज होती हैं या हाइब्रिड्स होते हैं कास्टर के, उनके खेतों से या फील्ड से 150 मीटर की पृथक्करण दूरी जो है वो रखी जाती है, ताकि कंटेमिनेशन या संदूषण ना हो। रोपण अनुपात या प्लांटिंग रेशियो हमें कितना रखना है, तो नर व मादाजनक पौधों की जो पंक्तियां होती हैं या मेल एंड फीमेल पेरेंट की जो रोज होती हैं उनका जो रेशियो है या अनुपात है वो कितना रखा जाता है, क्रमशः 1:3 रख लो या फिर 1:4 रख लो। तो 1 किसके लिए है, नरजनक जो पौधे की पंक्ति है उसके लिए है, और 3 किसके लिए है, 3 या 4 ये है मादाजनक पौधों की जो पंक्तियां हैं उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो M का मतलब यहाँ पे मोनोइशियस प्लांट रोज है, और P का मतलब यहाँ पे है पिस्टिलेट प्लांट रोज। तो रेशियो हमें कितना रखना है, M अनुपात P, तो ये आ जाएगा 1:3 या 4।
तो इसमें देख सकते हो पहले एक रो आ जाएगी, एक पंक्ति आ जाएगी मोनोशियस प्लांट्स की, ठीक है। फिर 4 पंक्तियाँ, 3 या 4 पंक्तियाँ किसकी आएंगी, पिस्टिलेट प्लांट्स की आ जाएंगी। फिर से एक पंक्ति आ जाएगी मोनोशियस प्लांट्स की, और फिर से 3 से 4 पंक्तियाँ आ जाएंगी पिस्टिलेट प्लांट्स की। तो इस प्रकार से अल्टरनेटिवली या एकांतरित रूप से हम लोग फील्ड के अंदर इनकी पंक्तियाँ जो है वो उगाते हैं। तो ये है विरोपण अनुपात इसका, प्लांटिंग रेशियो। नरजनक पंक्तियों को, जो मेल पेरेंट रोज होती हैं, उनको परिपक्वता से पहले यानी बिफोर द मैच्योरेशन संकर बीज जो खेत होता है उससे हटा दिया जाता है या उससे रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और जब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि कंटेमिनेशन ना हो, संदूषण ना हो। तो इसको रोकने के लिए ही हम लोग ऐसा करते हैं कि फिजिकल मिक्सचर या भौतिक मिश्रण जो है उसकी समस्या ना हो। जब परिपक्वता आ जाती है या मैच्योरिटी आ जाती है, तो फिर हम लोग मालाजनक जो पौधे होते हैं या पिस्टिलेट जो प्लांट्स होते हैं उनसे सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं या बीजों को एकत्रित कर लेते हैं, जो 100% संकर बीज या 100% हाइब्रिड सीड्स होते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है निपिंग। तो निपिंग क्या चीज़ होती है? अभी इस तकनीक में हम लोग क्या करते हैं, अरंडी के जो मादाजनक पौधे होते हैं या फीमेल पेरेंट प्लांट्स होते हैं, यानी कि हम लोग पिस्टिलेट प्लांट्स की बात कर रहे हैं कास्टर के, उसकी सभी कायिक कक्षस्थ कलिकाओं को हटा दिया जाता है। जो वेजिटेटिव जो एक्सिलरी बड्स हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, अभी जो पौधा है उसकी कायिक वृद्धि में कमी आ जाती है, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनकी जो खपत है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो वो पोषक पदार्थ फिर किस तरफ जाएंगे, पुष्पक्रमों की तरफ या इन्फ्लोरेसेंस की तरफ जाएंगे। इससे होगा क्या, रेसिमों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, और साथ में लंबाई भी बढ़ जाएगी या लेंथ भी बढ़ जाएगी रेसिम्स की। और ऐसा होने से संकर बीजों की संख्या या हाइब्रिड सीड्स का नंबर बढ़ जाता है और उनके भार में भी वृद्धि हो जाती है, उनका जो सीड वेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और ऐसा होने से क्या होता है, अभी संकर बीज उत्पादन बढ़ जाता है या हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो निपिंग कहलाती है, जो कि हम लोग कास्टर या अरंडी के अंदर करते हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से, ठीक है। ये वेबसाइट कौन सी है, plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है, और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।